कैसे हैं बच्चों आप लोग सब। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम। कैसे हैं बच्चों? यस, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अगर हम लाइव हैं तो या वी आर लाइव, आई कैन सी दैट। तो शुरू करें फिर। प्रवीण, कल के जो मैंने आपको बताए थे वो सारे ट्राई कर लिए थे एक बार या नहीं? तो एवरीवन, यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? चलिए देखिए, आज बात करेंगे फैराडेज लॉज की। थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, लिख के पढ़ाऊंगा फैराडेज लॉज को ताकि फील आए। उसके बाद फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात करेंगे, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात करेंगे, थिकनेस ऑफ कोटेड लेयर के बारे में प्रवीण बात करने वाले हैं। तो चलिए प्रवीण, थिकनेस ऑफ कोटेड लेयर के साथ साथ आज बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, करंट एफिशिएंसी के ऊपर वगैरह वगैरह, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हुए जंप कर जाएंगे कंडक्टेंसेस ऑफ सॉल्यूशंस की तरफ। उसके बाद हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। तो ये रहा आपका पहला जो हमने कल पढ़ा था। कल मैंने बोला था आपको कि इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और थिकनेस ऑफ कोटेड लेयर। तो थिकनेस ऑफ कोटेड लेयर आज शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लिख के फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है, यहां पे याद रखना है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है, व्हाट इट सेज, ये कहता क्या है, इसका मतलब क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, the amount of various substances deposited is directly proportional, amount of a substance deposited is directly proportional to quantity of charge passed। याद रखिएगा, यहां पर ध्यान से देखना। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, कितने आराम से आपको समझ में आएगा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम पे, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास इफ W is equal to amount of substance deposited, amount of substance deposited या liberated, deposited और liberated, और यहां पे हमारे पास और Q is equal to क्या है, amount of charge passed यानी quantity of charge, amount of charge passed यानी हमने चार्ज कितना पास किया है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना पास किया है Q, और अमाउंट कितना डिपॉजिट हो रहा है W। तो हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे, बहुत ध्यान से देखिएगा। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। यहां से क्या आ जाता है, W इज इक्वल टू ZQ। Z क्या है यहां पर, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये क्या होता है, दिस अपॉन F, नोट कर लेना। ये क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। याद रखना है वेयर Z इज इक्वल टू दिस। अब ये क्या आ रहा है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, एक बार फिर से समझना। यहां पे E क्या है, E इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। क्या बोला जाता है इसे, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू अमाउंट डिपॉजिटेड। अमाउंट किससे डिपॉजिट हुआ है, डिपॉजिटेड अमाउंट किससे डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिटेड बाय 1 फैरड चार्ज। 1 फैरड चार्ज से जो अमाउंट, यानी 1 मोल चार्ज से, 1 मोल चार्ज से जो अमाउंट डिपॉजिट होता है उसे ही क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। नोट कर लेना। देखो यहीं पर ध्यान से देखना, 1 फैरड क्यों बोल रहा हूं मैं, आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है प्रवीण, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा हमारे पास, बताओ जरा एक बार प्रवीण। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻, नेगेटिव ही होगा, ऑब्वियस सी बात है,
इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 96500, जिसे कहते हैं इतने कूलम, जिसे कहते हैं 1 फैरेड चार्ज। इसका मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है बच्चे, जल्दी से बताइए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, 1 फैरेड। 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करते हैं, 1 फैरेड। मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा बिफोर यू एंटर दिस, क्योंकि इस पे तो मैं बात कर लूंगा आपसे, लेकिन इससे पहले आपको यह समझना है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। मतलब समझ रहे हैं, यहां पर देखिएगा, अगर मेरे पास Na है, Na प्लस, ध्यान से देखना, Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां से क्या बन रहा है, सोडियम बन रहा है। तो यहां पे चार्ज कितना हो जाएगा बताओ जरा प्रवीण, एक बार फटाफट से। यहां पर Na का 1 मोल है तो चार्ज कितना हो जाएगा, 1 फैरेड। अगर मेरे पास क्या है, Cr6 प्लस और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या बना रहा है, क्रोमियम बना रहा है, तो 6 फैरेड चार्ज आ जाएगा। अगर मेरे पास Fe3 प्लस कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, तो यहां से क्या बना रहा है, आयरन बना रहा है, तो यहां से आ जाएगा 3 फैरेड चार्ज, क्योंकि ये जो भी लिखा होता है ये मोल होते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है सोडियम, इसका मतलब रिएक्शन के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी होती है वो मोल्स में होती है। अगर यहाँ पे 2 लगा होगा तो इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ क्रोमियम, 2 एटम्स या 2 आयंस ऑफ क्रोमियम नहीं होता है। अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है AA चेंजिंग इनटू BB, इसका मतलब A के A मोल से B के स्मॉल b मोल्स बनेंगे। ये क्या है, हमारे पास मोल्स होते हैं। समझ में आ गया, ये क्या होते हैं, हमारे पास मोल्स होते हैं। क्लियर है बात, बिल्कुल 100%। अगर बात क्लियर है तो मुझे जल्दी से बताओ कि ये बात सर मुझे बिल्कुल क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो यहीं पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जल्दी से बताना जरा एक बार। अगर मैंने यहां पर CH4 को कन्वर्ट कर दिया CO2 में, CH4 को CO2 में कन्वर्ट किया, तो बताओ कितना चार्ज कितना आ जाएगा, चार्ज कितने फैरेड यहां पे यूज हुआ है, चार्ज बताओ कितना, यहां पर कितने मोल्स ऑफ चार्ज, यानी कितना चार्ज, कितने फैरेड चार्ज इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में, जल्दी से बताइए मुझे। और बहुत इजी लेके चलना है, इसलिए लिख के पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि यहां पर राइटिंग वाली चीजें अंडरलाइन करने से कुछ नहीं होगा, चीजें आपको बतानी पड़ेंगी और वो भी खोल के। अगर मीथेन को मैं CO2 में कन्वर्ट कर दूं तो कितने फैरेड चार्ज इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में, आराम से सोचिएगा प्रवीण आराम से सोचें और फिर जवाब दें कि इसमें कितने, प्रवीण का मतलब ही एक्सपर्ट होता है, तो कितने मोल चार्ज इन्वॉल्व है, कितने फैरेड चार्ज इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में, कितने फैरेड चार्ज इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में, ये बताएगा मुझे प्रवीण। तो प्रवीण जल्दी से बताइएगा, एंड अदर्स ऑल्सो फटाफट से बताइए कितने मोल चार्ज के यहां पर इन्वॉल्व हैं। उतने ही फैराडे आ जाएगा, जितने मोल आएंगे उतने ही फैराडे हो जाएगा, जितने मोल्स आएंगे उतने ही फैराडे हो जाएगा। तो प्रवीण स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर, आपके आंसर के लिए मैं वेट कर रहा हूं बच्चे, आराम से पहले निकालें। देखो सबसे पहले इस डायरेक्शन में निकाल लो, यहां पे अभी तक आपका आंसर नहीं आया है, यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -4, और यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि कार्बन -4 से किस में गया है, कार्बन +4 में गया है, -4 से +4, तो 4 - 4 यानी कितना आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, मतलब 8 फैरेड चार्ज। कितने फैरेड चार्ज यहाँ पे इन्वॉल्व है, 8 फैरेड चार्ज इन्वॉल्व है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं। आप ध्यान से देखो, -4 से +4 जाने में कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, -4 से +4 जाने में कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, -4 से +4 जाने में आपको कितने इलेक्ट्रॉन लूज करोगे आप, 8, तो 8 फैरेड चार्ज इन्वॉल्व है, समझ गए ना, 4 नहीं 8। तो यहां पे थोड़ा सा आपने गड़बड़ की, -4 से 0 जाएंगे तो 4 इन्वॉल्व होता, और फिर 0 से +4 जाने में भी तो 4 इन्वॉल्व है, तो 8 हो जाएगा ना। घटा के देख लो, दिस माइनस दिस करके देख लो, चार्ज आ जाएगा हमारे पास, दिस माइनस दिस कीजिए आप, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो चार्ज आ जाएगा। इजी पीजी है, समझ गए हो तो मुझे बताओ जल्दी से कि ये बात बिल्कुल क्लियर। अब देखो, अब यहीं से हमारे पास क्या आ जाएगा, किसी का भी इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाता है, तो यहां से बच्चों फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या आ जाएगा, W = E × Q,
अपॉन एफ, समझ गए ना। देखो अगर हमारे पास, हमें साफ साफ दिख रहा है इफ Q इज इक्वल टू एफ, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास W इज इक्वल टू ई हो जाएगा। कॉमन सेंस है ना बिल्कुल। देन W इज इक्वल टू ई, मतलब एक फैराड चार्ज से जो भी अमाउंट डिपॉजिट होता है, एक फैराड चार्ज से जो भी अमाउंट डिपॉजिट होता है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। उसे इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। इक्विवेलेंट वेट में अब यहां पे Q की वैल्यू भी पुट कर दो, W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500। यहां पे बच्चे नोट कर लीजिएगा, ये किसके लिए है, ये सबके लिए है। लेकिन अगर गैसेस दे दी जाए तो क्या करोगे, गैसेस के लिए क्या करोगे, फॉर गैसेस के लिए तो वॉल्यूम लेते हैं ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू वॉल्यूम लिबरेटेड और VE यानी इक्विवेलेंट वॉल्यूम इंटू IT अपॉन 96500। तो नोट कर लीजिएगा यहां पर V क्या है, V हमारे पास यहां पर है वॉल्यूम लिबरेटेड और VE क्या है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम, मतलब एक फैराडे से जितना वॉल्यूम निकलेगा, इक्विवेलेंट वॉल्यूम। ये बात नोट कर लीजिएगा। अब देखो जरा एक बार यहां पे बच्चे, इस वाले में यहां पे हमारे पास E क्या है, मैं लिखा ही चुका हूं आपको, इक्विवेलेंट वेट। यहां पे I क्या है, I इज इक्वल टू करंट, बोलो जरा एक बार, करंट पास नहीं, करंट यूज्ड, जो यूज हुआ एक्चुअल में। मैंने 100 एम्पियर यहां पे करंट पास किया था, लेकिन 80 एम्पियर यूज हो रहा है, तो यहां पे 80 यूज करोगे, यानी ये एक्चुअल करंट है। ये क्या है, हमारे पास एक्चुअल करंट जो यूटिलाइज हो रहा है। कुछ करंट तो डाई डाउन भी कर जाएगा ना रेजिस्टेंस की वजह से। यहां पे हमारे पास T क्या है, टाइम इन सेकेंड्स, याद रखिएगा टाइम इन सेकेंड्स, यानी ये सेकेंड में टाइम है। ये छोटी से छोटी बात आपको पता होनी जरूरी है। ये क्या है, टाइम इन सेकेंड्स। तो इजी पीजी लेमन स्क्विजी, देख लो जरा एक बार। तो इसके ऊपर हमें ढेर सारे क्वेश्चन सभी करने को मिलेंगे। चलिए पहले इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, वापस आएंगे अपन। सबसे पहले इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस करते हैं। ये रहा इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 1। तो मुझे जल्दी से एक बार प्रवीण इसका आंसर बताओ, इसी के ऊपर है ये। व्हाट विल बी द वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड if 96.5 ampere of current is passed into its aqueous solution of AgNO3 for 100 second। 100 सेकेंड के लिए अगर हमने क्या पास कर दिया है, करंट पास किया है, अगर हम 100 सेकेंड के लिए करंट पास करेंगे तो कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा। सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट होता है 108, सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट होता है बेटा 108। तो सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट इज 108, ये बात याद रखिएगा। सिल्वर के लिए इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, अगर हम बात करें किसकी, सिल्वर की, तो यहां पर व्हाट विल बी द वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। सिल्वर के लिए इक्विवेलेंट वेट होता है, कितना हो जाएगा, जितना चार्ज होगा सिल्वर के ऊपर, यानी इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ फैराडेज इन्वॉल्व्ड। तो नंबर ऑफ फैराडेज इन्वॉल्व्ड यहां पे एक ही है, तो इक्विवेलेंट वेट बी, प्रवीण ने बोला है बी हो जाएगा। देख लेते हैं प्रवीण, तो हमें पता है W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चे, हमें पता है W इज इक्वल टू आ जाएगा, W सिल्वर इज इक्वल टू आ जाएगा E सिल्वर इंटू I इंटू टी अपॉन 96500। तो यहां पे E सिल्वर कितना है, E सिल्वर होता है बच्चे, ये मैंने आपको दे भी दिया था, वैसे दिया जाएगा क्वेश्चन में 108। तो ये आ जाएगा 108 इंटू I कितना दिया हुआ है हमें 96.5 एम्पियर करंट है, 100 सेकंड के लिए पास कर रहे हैं, और नीचे कितना आ जाएगा 96500। अब जरा ध्यान से देखो, इससे ये कटा 96500 कितना आ गया, 1000 आ गया, 1000 से ये कटा 10 आ गया, 10 से ये कटेगा कितना आ जाएगा 10.8 ग्राम। इजी पीजी है बिल्कुल। तो बी वाज द राइट आंसर। मतलब फॉर्मूला आपको लगाना आ चुका है, इजी है बिल्कुल। मजा आया क्वेश्चन में, बताइए। बिल्कुल सही जवाब था, +4 दूंगा इसके लिए मैं आपको प्रवीण। योर आंसर वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में आपने छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना होता है। इक्विवेलेंट वेट देख लो,
आई पता है, टी पता है, डब्ल्यू निकालना है तो निकाल सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन करो, इस बार थोड़ा और बेटर करते हैं। एन इलेक्ट्रोलाइट, ये हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेन्स एल्यूमिना, एल्यूमिना कहते हैं Al2O3 को, एल्यूमिना। इफ वी हैव टू ऑब्टेन 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम बाय यूजिंग 105 एम्पियर करंट, द टाइम रिक्वायर्ड विल बी, बताइए टाइम रिक्वायर्ड कितना होगा। लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा है देखने में, बट करने में बड़ा आसान रहेगा। टाइम रिक्वायर्ड कितना होगा, व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड। थोड़ी कैलकुलेशन है बट आई एम श्योर कि तुम इसे कर जाओगे बेटा। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें रिक्वायर्ड है, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें रिक्वायर्ड है, बट आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट। बहुत आराम से आप ट्राई कीजिएगा, कोई जल्दबाजी की जरूरत यहां पर नहीं है, आराम से वी कैन डू इट। प्रवीण अभी भी 10 सेकंड बाकी हैं, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अगर इसका आंसर आपने दिया तो मतलब मजा आएगा, क्वेश्चन में कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। चलिए 1 मिनट तो हो गई, 1 ही मिनट मैंने देना था इस क्वेश्चन के लिए। देखो सबसे पहले एल्यूमिना, एल्यूमिना हमारे पास क्या है Al, ध्यान से देखो। अब एल्यूमिना हैव टू डिपॉजिट इतने ग्राम एल्यूमिनियम, तो हमें W इज इक्वल टू, हमें पता है Al2O3 में, यहां पर देखो जरा, यहां पर हमारे पास एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना है +3, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर यानी एटॉमिक वेट बाय 3, तो कितना हो जाएगा 27/3, दैट इज 9 ग्राम। ये तो आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट 27। ये क्या कर लेंगे हम, इसे हटाने के बाद यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 27 आ जाएगा, ये आ जाएगा 27, तो 9 ग्राम आ गया इक्विवेलेंट वेट। अब हमने यूज किया W इज इक्वल टू EIT, E कितना है 9 इंटू I कितना है हमसे दिया गया है I 105 इंटू T हमसे पूछा है अपॉन 96500, ये हमें पता है। अब जरा ध्यान से देखो इसमें क्या कोई चीज कट रही है, यहां पर देखो जरा एक बार, क्या कोई चीज इससे, कोई चीज B, इसका भी B आ रहा है, मुझे आंसर मालूम नहीं है इसका। दिस इज गिवन एज 50, ये हमें दिया हुआ है 50 हमें अगर गिवन है तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि T कितना आ जाएगा हमारे पास, इसे कैलकुलेट करेंगे सीधे, तो T इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 50 इंटू 96500 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 9 इंटू 105, ये तो आ गया सेकंड में। सेकंड को आपने क्या किया 60 इंटू 60 से डिवाइड कर दोगे तो आवर में आ जाएगा, तो T ये सेकंड में है, तो हमारे पास T आ जाएगा आवर्स में, ये आ जाएगा 50 इंटू 96500 अपॉन, अभी कैलकुलेशन देखो आर्ट है कैलकुलेशन, मैं जैसे कर रहा हूं समझना चीज को, एकदम से समझ में आएगा, विदाउट कैलकुलेशन आप कर सकते हो इसे। दिस इंटू 60 इंटू 60, अब देखो अब मैं कैलकुलेट करूंगा, इससे पहले तो मुझे इसे हाथ भी नहीं लगाना था। देखो जरा एक बार, 1 0 2 0 2 0 आउट, 2 0 अगर हमारी आउट हो गई। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, ये हमारे पास कितना हुआ, ये हमारे पास हुआ 36 हुआ। अब जरा ध्यान से देखो 9 से क्या ये कटता है, बिल्कुल कटता है, 9 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 100, तो 1 आ जाएगा और 7 1 आ जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 107.2 आ जाएगा। 107.2 आ गया हमारे पास, पता चल गया हमें 107.2 को अगर मैं इससे उड़ा दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 105 से उड़ा दूं 107.2 को, भाई कितना आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं इससे उड़ा दूं तो लगभग मेरे पास 1.0 समथिंग आ जाएगा, 1.01 के आसपास आ जाएगा, 1.01। तो यहां से कितना हुआ हमारे पास, यहां से हमारे पास हुआ 1.01 अपॉन समथिंग, 1.01
तो ये आ गया मेरे पास 50, तो 50.5 कितना आ गया 50.5 अपॉन नीचे कितना आ गया 50.5 अपॉन नीचे आ गया 36। अगर इसे उड़ाएंगे तो एक जरा ध्यान से देखो, 6 से उड़ा के देखो इसे, तो ऊपर कितना आ जाएगा मेरे पास, ऊपर आ जाएगा मेरे पास 8 और नीचे आ जाएगा मेरे पास 8 पॉइंट समथिंग, नीचे आ जाएगा 6 से उड़ाने के बाद 6। तो यहां से आप ध्यान से देखो 8 पॉइंट कितना आएगा 48 है, और 48 में 2.5 बचा, 2.5 बचा, तो ये हमारे पास 6 में कितना आ जाएगा 8.4 आ जाएगा, 8.4 आ गया हमारे पास। उसे मैंने किससे, तो यहां पर देखो जरा एक बार, इससे हमारे पास कितना आ गया 1.4, तो 1.4 एग्जैक्टली आंसर है। तो सी इज द राइट आंसर। आप कैलकुलेटर से करोगे तो भी आंसर यही आएगा। तो मुझे बताइए जरा एक बार, मैंने कोई कैलकुलेटर यूज नहीं किया है, आई हैव नॉट यूज्ड एनी कैलकुलेटर प्रवीण, मैंने कोई कैलकुलेटर यूज नहीं किया है, गलती की गुंजाइश यहां पे ना के बराबर है। आप कैलकुलेटर से करोगे तो भी यही आंसर आएगा। मैं कैलकुलेटर से आपको बता देता हूं ताकि आप देख पाए, क्योंकि आपने बोला है बी आंसर है, बी तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, बी तो बिल्कुल भी आंसर नहीं आएगा, या तो आएगा ए या आएगा सी। मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि जो मैंने कैलकुलेशंस की है दीज आर एक्यूरेट कैलकुलेशंस। कितना है हमारे पास देखो 50 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 105। अरे यार मुझे कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता एक्चुअली ना, ये मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आई डोंट यूज कैलकुलेटर। अरे भाई मुझे कैलकुलेटर यूज करने में दिक्कत होती है, बिकॉज आई नेवर यूज 96500, दिस डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 105 डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 60, एग्जैक्टली 1.42। एग्जैक्टली अगर इसमें भी देखोगे एग्जैक्टली 1.42, तो मतलब कैलकुलेशन में ना आपको लास्ट में कैलकुलेशन करनी है, शुरुआत में कैलकुलेशन आप याद रखना है। एल्यूमिनियम के लिए इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एल्यूमिनियम तो +3 है ना यहाँ पे, तो एल्यूमिनियम ही तो इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या रिएक्शन हो रही होगी, एल्यूमिनियम 3++3 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना रहा होगा, एल्यूमिनियम बना रहा होगा, यही तो रिएक्शन है, दिस इज द रिएक्शन। ये ऐसे ही रिएक्शन होने वाली है, तो 3 फैराड इलेक्ट्रॉन के लगेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय 3, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट कितना है देखो, तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आपको पहले, बट याद रखना है कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, उससे कोई फायदा होता नहीं है। मुझे कैलकुलेटर में ज्यादा टाइम लगता है, नॉर्मली कम लगता है। एक और क्वेश्चन करो, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इस बार 1.5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ मेटालिक वायर, इफ it flows for 3 hours, how many electrons would flow through the wire? बताओ कितने इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू फ्लो कर जाएंगे। अगर इतने फ्लो कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू फ्लो कर जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू फ्लो कर जाएंगे 3 घंटे के अंदर। 1.5 एम्पियर करंट इज पास्ड थ्रू अ मेटालिक वायर फॉर 3 आवर्स। 3 आवर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पास कितने होंगे, दिस इज द क्वेश्चन। 1 मिनट है आपके पास, टेक योर टाइम एंड देन आंसर। मतलब जल्दबाजी में नहीं, पहले सोचेंगे समझेंगे फिर जवाब देंगे। पहले आप सोचेंगे समझेंगे फिर जवाब देंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, बट याद रखना है हेस्टिली डन हाफ स्पॉइल्ड, जल्दबाजी में कम से कम आधा गलत होता है।
प्रवीण बता सकते थे यार, ये तो आसान क्वेश्चन था। इट वॉज रियली इजी क्वेश्चन, वेटिंग फॉर योर आंसर। ये तो बेटा आपके दिमाग में सीधे सीधे बैठ गया होगा। हमारे पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हमें पता है सबसे पहले चार्ज निकालो। चार्ज हमारे पास कितना आ जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू आ जाएगा I इंटू टी। आई कितना है 1.5 इंटू टी कितना है हमारे पास 3 इंटू 60 इंटू 60, ये आ गया हमारे पास चार्ज। तो मोल्स ऑफ चार्ज, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे Q अपॉन F, कितने हो गए Q अपॉन F, ये आ गए मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Q कितना है 1.5 इंटू 3 इंटू 60 इंटू 60, पता चल रहा है, अपॉन F 96500। जैसे ही आपने किया 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई हमारे पास, ये कैंसिल हो गई, बचा कितना 3, 3 से इसे उड़ा देंगे या 6 से उड़ा दो आप, या जिससे भी उड़ाना है। तो यहां से देखो ये हमारे पास आ गया 4.5, यहां से कितना आ गया हमारे पास बच्चे, अभी कुछ काटना वाटना मत, यहां से देखो ये आ गया हमारे पास 9 इंटू 3 अपॉन 965, इतने आ गए मोल्स, इतने आ गए हमारे पास मोल्स, इतने मोल्स आ गए हैं। मोल्स ऑफ चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन नंबर ऑफ कूलम्स कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे भाई, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, कभी आप गड़बड़ कर दें। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is equal to moles of charge, moles of charge that will be equal to total charge, यानी charge upon Faraday's constant, upon Faraday's constant, charge upon F, मतलब Q upon F। ये बात तो याद रखिएगा, this is as simple as that, ये बात तो आपको याद रखनी थी। तो प्रवीण कितना आ जाएगा हमारे पास यहां से बेटा, ये आ जाएगा 27, और 9 से अगर मैं इसे उड़ा दूं तो 9 से मेरे पास ये 107 आ जाता है। लेकिन अभी मत काट देना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये तो मोल्स आ गए हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे मोल्स इंटू Na, मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर करोगे तो कितने आ जाएंगे 9 इंटू 3 अपॉन 965, और यहां पे आ जाएगा 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। अब देखो जरा एक बार, यहीं से हमारे पास कितना आ गया, यहीं से हमारे पास कितना आ रहा है बच्चे, देखो इससे इसे उड़ा दिया मैंने, ये आ गया 107 पॉइंट, कितना आ गया था हमारे पास 107.2, ये आ गया एक मेरे पास 107.25 या 26 जो भी, ये आ गया मेरे पास। अब देखो जरा एक बार 107, इससे मैंने इसे उड़ा दिया 107 15, यहां से देखना इससे मैंने इसे उड़ा दिया तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 25.26 27 30 34 से थोड़ा सा कम 33 34 अगर मैं लेके चलता हूं तो कितना आ जाता है मेरे पास 102 35 लेके चलता हूं तो कितना आ जाता है 105 35.5, तो 106.5, तो ये आ जाएगा मेरे पास नीचे 35.6 30.5.7 इसके आसपास आ जाएगा। अब यहां से मेरे पास देखो जरा एक बार, 6 से मैं इसे उड़ा रहा हूं तो 6 आ गया, या इसे 60 ले लो, सीधे 60 ले लोगे तो आंसर आ जाएगा कितना, अगर आप इसे 60 ले लेते हो तो 22 में आंसर आना चाहिए, कोई 22 में आंसर कुछ आएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास अप्रोक्सीमेटली। आप देखो ऊपर क्या है, ये नीचे क्या आ गया मेरे पास 6 आ गया, तो 1 पॉइंट समथिंग और इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितना आ जाएगा 22 के आसपास। तो 22 कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है। तो बताइए जरा एक बार प्रवीण बाबू, कितने समझ में आ रहे हैं ये क्वेश्चन जो हमने किए हैं, या दोबारा बताना है इस क्वेश्चन को? अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा बताया जा सकता है, कैलकुलेशन होगी इन क्वेश्चंस में, दिमाग नहीं लगाना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अगर किसी भी चीज के हमें मोल पता है, उसमें एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाता है, ये तो 11th का है ना, सिर्फ क्या हो जाता है हमारे पास मोल्स इंटू Na इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स, क्लियर है ना, मोल्स इंटू एटम्स,
मोल्स यानी मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाता है, एटम्स आ जाता है। क्लियर है ना, ये बात तो पता है कैसे किया है, ये कैसे किया है ये मालूम है ना। ये वाला फंडा ये तो एनसीईआरटी का है 11th का, तो एक बार मुझे जल्दी से बताओगे, क्योंकि मैं जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं 29th के पेपर में, याद रखना है एवरी पेपर यू हैव टू टेक वेरी सीरियसली। हर पेपर में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। शुरुआत में आपको फॉर्मूला प्रैक्टिस वाले पेपर देंगे हम, धीरे 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 लेवल बढ़ाते जाएंगे, एकदम से नहीं, क्योंकि ये टीचिंग इज एन आर्ट। ऐसा नहीं है कि सीधे कुछ भी पढ़ा दिया आंखें बंद करके, नहीं, बच्चे के हिसाब से देख करके कहां पे उसको इशू आ रहा है। अभी आपको कैलकुलेशन का इशू आ रहा है, ये मुझे दिख रहा है कि आप अभी कैलकुलेशन, जैसे जैसे आप मोर यू प्रैक्टिस बेटर यू बिकम, सिंपल सा फंडा है। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन करो, इस बार तो कर ही देना। क्वेश्चन नंबर 4 या 5 जो भी है, हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रेड्यूस 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। बताइए कितने कूलम रिक्वायर्ड होंगे 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, बहुत ध्यान से देखना, ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, इसे आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, एनिलीन में कन्वर्ट कर रहे हो। इट इज चेंजिंग इनटू एनिलीन। तो एनिलीन में देखो जरा एक बार, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, H में। तो पूरे में आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि सिर्फ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 इधर 2 इधर, तो कितना हो गया हमारे पास 1 और 2, तो नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन मतलब +4, एक कार्बन तो यहाँ पे +3 में है, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया -3 में, यानी नाइट्रोजन +3 से -3 में जा रहा है। बस इतना सा काम है। जिसको इतनी बात समझ में आ गई कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, +3 से -3 जाने में इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 6 की। तो 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज टेकिंग। घट रहा है बढ़ रहा है उससे मतलब नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। तो एक बार सर एक 6 मल्टीपल नहीं हुआ है, हाँ निकाल लेना उसे, एक 6 मल्टीपल कर लीजिएगा, मैं देख लेता हूं। ऐसा नहीं होगा, वैसे चांसेस कम है, मैं देख लेता हूं फिर भी कहां पे। यहां पर मेरे पास क्या है 1 आवर, तो ये 1.5 आ गया इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, ठीक है। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया, यहां से हमारे पास आ गया दिस 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 दिस, तो ये आ गया हमारे पास। यहां से कितना आ गया, यहां से आ गया 9 इंटू 3 इंटू 6, हाँ ये आ गया। तो आंसर बदल जाएगा बेटा, अब आंसर बदल जाएगा। तो यहां से हमारे पास मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, यहां से हमारे पास मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, आंसर बदल जाएगा। याद रखिएगा, मैं कोई आंसर रट के नहीं आया हूं कि आंसर कुछ भी हत्तरे की करके लाना है। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां से हमारे पास, इससे मैंने इससे उड़ा दिया, इसे मैंने इससे उड़ा दिया, तो मेरे पास 36 से 36, यानी ये आ गया मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 36 को 108 आ गया। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा बच्चे, अब आंसर ध्यान से देखना, ये मेरे पास आ जाएगा, ये यहां से देखो, यहां 27/6, तो ये आ जाएगा मेरे पास जो भी वैल्यू आती है। चलिए जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 965 नीचे है, ऊपर कितना है मेरे पास 9 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 10⁻23, ये है मेरे पास। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसे 27 से उड़ा दूं तो कितना आ जाता है मेरे पास, 27 4 जा 108 आता है, तो 27 4 जा आ गया 108। यहां से देखो ये आ जाएगा मेरे पास 108, मतलब ये थोड़ा सा कम आएगा। ये मेरे पास कितना आ जाएगा, इससे इसे उड़ाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 10⁻24। तो यानी देख लो सबसे नियरेस्ट आंसर कौन सा है, तो सी शुड बी द राइट आंसर देन। तो प्रवीण थैंक यू वेरी मच फॉर द करेक्ट, है ना, फॉर करेक्टिंग। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे, समझ गए ना प्रवीण, क्लियर है बात बिल्कुल। वो 6 मिस हो गया था, उस 6 को आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है ना, क्योंकि मुझे कई जगह ध्यान देना होता है, बट दैट कैन नॉट बी द एक्सक्यूज। तो कंसेप्चुअल एरर नहीं है, कैलकुलेशन में कई बार मुझसे भी गड़बड़ होगी, 2 2 जा 5 मैं भी लिखूंगा, इतनी प्रैक्टिस होने के बावजूद भी कई बार छूट जाएंगी चीजें। चलिए जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, नियरली
ये वैल्यू आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 9 इंटू 10। समझ गए ना? अब तो इजी है बिल्कुल, आप कैलकुलेटर से करोगे तो आंसर सेम आएगा। चलिए अब हमारे पास हमसे पूछा है नाइट्रोबेंजीन, तो इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके मुझे बताओ क्या आंसर आपके अकॉर्डिंग आना चाहिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू? आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए, मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताएंगे फटाफट से। लेकिन चलिए 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 प्रवीण, अभी भी मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। चलिए टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसे तो हम पीछे छूट जाएंगे फिर। अभी हाफ एन आवर ऑलरेडी जा चुका है, तो वी कैन नॉट वेस्ट, है ना। टाइम को ध्यान से देखो, कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं यहाँ पे? 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी? तो यहां पर देखो जरा, एक बार टू कन्वर्ट, तो एक बार हम क्या करेंगे बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, तो हमें एक बार नाइट्रोबेंजीन का मास निकाल लो। नाइट्रोबेंजीन का हमने क्या किया, रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इतने ग्राम नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन का मैंने निकाला, तो मेरे पास कितना आ गया? मेरे पास आ गया 77 प्लस 14 प्लस 32। जोड़ो जरा इसे एक बार, 77 प्लस 14, ये आ जाएगा मेरे पास 81, 91 प्लस दिस 32, ये आ जाएगा 123 ग्राम। ध्यान से देखना, इसका 123 ग्राम के लिए कितने लग रहे हैं? 6 फैरड। तो इसके 12.3 ग्राम के लिए कितने लगेंगे? 0.6 फैरड लगेंगे। सही बात है बिल्कुल। 0.6 फैरड का मतलब कितना होता है? 0. अरे गलत कर दिया आपने, आप गलत कर रहे हो। इधर देखो, इसके 123 ग्राम के लिए कितने लग रहे हैं? 6 फैराडे लग रहे हैं। एक मोल के लिए ना, 1 मोल के लिए कितने की जरूरत है? 6 फैराडे की। तो 0.1 मोल के लिए कितने की जरूरत होगी? 0.6 फैराडे की। तो 0.6 इंटू फैराडे कितना होता है? 96500। तो 0.6 इंटू दिस, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 6 इंटू 96500, तो ये आ जाएगा मेरे पास अप्रोक्सीमेटली, मल्टीप्लाई करके देख लो भाई इसे कितना आ जाता है। तो 9650 को तो मल्टीप्लाई क्या ही करेंगे, तो यहां से 965 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास 57। ध्यान से देखना, ये आ जाएगा मेरे पास 57, ये 57,000 के आसपास, 57,000 के आसपास कूलम में। तो ये आंसर आ जाएगा, ना कि ये। दिस इज रॉन्ग, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो दिस इज द आंसर। समझ गए ना? तो थोड़ा लॉजिकली भी चलना है, थोड़ा लॉजिकली भी चलना है। तो आंसर गलती जान, आप देखो अभी भी आप जल्दबाजी में मिस्टेक कर रहे हो। मुझे भी मालूम है कि आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता है, आपको भी मालूम है आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता है, तो फिर काहे गलती करनी भाई? मल्टीप्लाई डिवाइड में गलती नहीं करनी है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने में गलती नहीं करनी है। समझ गए ना? डी तो आएगा ही नहीं, डी तो तब आता है, यहां पर देखो, यहां पर कितना दिया हुआ है हमें? यहां पर दिया हुआ है 0.1 मोल। कितना दिया हुआ है? 0.1 मोल। तो चार्ज कितना लगेगा? 1 मोल के लिए लगता है 6 मोल, तो 0.1 मोल के लिए कितना लगेगा? 0.6 मोल। 1 मोल होता है 96500 कूलम, तो 0.6 मोल कितना हो जाएगा? लगभग 57। समझ गए ना या नहीं समझे? जल्दी से बताओ फटाफट से, हर जगह गलती नहीं होगी। तो आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 57,900 कूलम। मल्टीप्लाई कर लो, कोई इश्यू नहीं है, तो ये आ जाएगा। अरे बोला बोला बोला, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलिए अब हम जल्दी से वापस चलते हैं, फैराडेज लॉज पे ही वापस चलेंगे। अब हम फैराडेज लॉज पे ही वापस चलेंगे। एक बार यस कर दो, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड लॉ की। बेटा देखो मैं पूरा टाइम दे रहा हूं एक एक चीज को, तो प्लीज ऐसा नहीं करना। देखो ऑनलाइन में क्या होता है ना, ऑनलाइन में
आप मेरे सामने नहीं बैठे हुए हैं, मैं कैमरे में देख के आपको पढ़ा रहा हूं, बट यहीं से तो सबसे बड़ी एक जो चीजें होती हैं, जब आप पेपर सॉल्व करोगे वो भी आप स्क्रीन पे देख के सॉल्व करोगे। तो इसलिए आपको ऑनलाइन की जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी पेपर सॉल्व करने में, आपको जे मेन जे एडवांस्ड उतना ज्यादा मजा आएगा। चलिए यहां से देखो, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है, देख लेना जरा एक बार। सेकंड लॉ, मैंने यहां पर जानबूझकर कोई भी फिगर लेकर नहीं आया हूं ताकि आपको आइडिया रहे कि हम कर क्या रहे हैं भाई। इधर देखिएगा, ये हमारे पास एक क्या है बच्चे, ये हमारे पास एक, हमने मान लिया कि कोई एक हमारे पास बर्तन है, इसके अंदर अब हमने क्या किया, इसी को हमने क्लोन कर लिया और यहां पे दूसरा ले गए, हमने फिर क्लोन कर लिया, हम तीसरा बर्तन बना लिया हमने, ठीक है, हमने फिर क्लोन कर लिया इसको, और एक और बना लिया। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, इतने के बाद भी अगर दिमाग में नहीं आता ना, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तब तो यार फिर मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है कि मैं क्या ही बोलूं फिर उसमें। तो यहां पर देखना, मैं इसे यहां से हटा दे रहा हूं सबसे पहले, ठीक है। तो चार आपके सामने अलग अलग कंटेनर हैं, इन चारों कंटेनर्स में हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, इन चारों कंटेनर्स में हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, इन चारों कंटेनर्स में हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया। यहां पे एक रॉड लगा दी, इसको फिल कर दिया हमने, यहां पर हमने क्लोन मारा इसे, ये दूसरी रॉड लगा दी और इसको फिल कर दिया, किससे, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। तो एक ब्लू हो गई, एक ये हो गई हमारे पास। अब ऐसे ही हमने क्या किया है, ऐसे ही हमने इसको फिर से क्या कर दिया है, इसको फिर से सिलेक्ट कर लिया, इन दोनों को, इन्हें दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, जरा एक बार रुकिएगा। देख लेना जरा एक बार ध्यान से, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमने इसे फिर क्लोन किया, कोई भी गड़बड़ आपको समझ में अगर नहीं आए, इतने आराम से पढ़ाने के बावजूद भी अगर आप गड़बड़ करोगे तो बच्चे फिर कैसे, फिर बुरा पछताओगे। तो ध्यान से देखना, अब हमने क्या किया है बेटा, यहां पर हमने यहां पर एक कैथोड ले लिया है और ये हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है, कैथोड को एनोड से, कैथोड को एनोड से। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है बताओ जरा एक बार, दिस कॉम्बिनेशन इज, आप ध्यान से देखो तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा है मेरे पास, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां पर देखो व्हेन, अब यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने व्हेन, एक बार यहां पर मैंने भर दिया कॉपर सल्फेट, यहां पे मैंने भर दिया कॉपर सल्फेट कॉपर रॉड की प्रेजेंस में, यहां पे मैंने भर दिया सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर रॉड की प्रेजेंस में, यहां पे मैंने भर दिया, बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे मैंने भर दिया K2SO4 यानी H2SO4 ले लिया, H2SO4। यहां पे मैंने कुछ और ले लिया, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने ले लिया लेड PbSO4। अब देखो जरा एक बार PbSO4, तो अब हमारे पास क्या है, अब व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड, देखिएगा जरा एक बार ध्यान से देखना, when same quantity of charge when same quantity of charge is passed through 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 a solution THROUGH
UgH through a solution containing, through when same quantity of charge is passed through solutions containing different electrolytes, different इलेक्ट्रोलाइट आप यहां पर यूज कर रहे हो, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। उस केस में क्या आ जाता है बच्चे, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहां पर याद रखिएगा इलेक्ट्रोलाइट्स, the amounts of various substances deposited are always in the ratio of their equivalent masses। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, W1 upon W2 will be equal to E1 by E2। नोट कर लीजिएगा, क्योंकि चार्ज तो सेम है, चार्ज तो हमारे पास सेम है ना बेटा, चार्ज हमारे पास सेम है। मतलब समझ गए कि नहीं समझे हो? देखो मतलब समझाता हूं भाई, हमारे पास अगर Q सेम है, अगर हमारे पास Q1 बराबर क्या हो जाए, Q2 हो जाए, बराबर क्या हो जाए, Q3 हो जाए, बराबर क्या हो जाए, Q4 हो जाए, क्योंकि सीरीज है, सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सीरीज कॉम्बिनेशन में चार, यहां से चार्ज जितना पास होगा उतना ही यहां पे पास होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये होता है, पैरेलल में चार्ज बदल जाता है, सीरीज में चार्ज नहीं बदलता है। तो इस केस में ये हमारे पास Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 बाई E1, और Q2 क्या हो जाएगा हमारे पास, W2 बाई E2, Q3 हमारे पास क्या हो जाएगा, W3 बाई E3, और Q4 हमारे पास क्या हो जाएगा, W4 बाई E4। फैराडेज लॉ से, फर्स्ट लॉ से नजर आ गया कि नहीं बच्चे? बताइए मुझे जरा ध्यान से। इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा W कॉपर अपॉन E कॉपर, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू आ जाएगा W सिल्वर अपॉन E सिल्वर, इज इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि चार्ज सेम है, सेम चार्ज के लिए W हाइड्रोजन ओवर E हाइड्रोजन इज इक्वल टू आ जाएगा W लेड ओवर E लेड। बताओ जरा बेटा एक बार, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड सेम इक्विवेलेंट्स आर डिपॉजिटेड, मतलब सबके इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, बराबर डिपॉजिट होंगे। तो ये बात याद रखिएगा, सेम चार्ज सेम इक्विवेलेंट्स, तो ये बात याद रखना है। एक बार फिर से रेड कलर से, इस पिंक कलर से लिख देता हूं, सेम चार्ज मतलब सेम चार्ज मीन्स सेम इक्विवेलेंट्स, मोल्स नहीं, सेम इक्विवेलेंट्स। याद रखना है, सेम चार्ज का मतलब सेम इक्विवेलेंट होता है, यानी सब में अगर चार्ज सेम है तो सबके इक्विवेलेंट्स भी बराबर ही डिपॉजिट होंगे। अगर आप वन इक्विवेलेंट चार्ज पास करोगे, अगर आप वन इक्विवेलेंट चार्ज पास करोगे तो कॉपर का भी एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, सिल्वर का भी एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, एल्यूमिनियम का भी एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, हाइड्रोजन का भी एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, कॉपर का भी एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, लेड का भी एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। मासेस अलग अलग हो सकते हैं लेकिन इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, चार्ज के बराबर ही होंगे। बताओ जरा ये बात क्लियर है कि नहीं? यहां पर सबके इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग होंगे, इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, मासेस अलग अलग होंगे। मास तो डिपेंड करेगा ना, हाइड्रोजन के एक इक्विवेलेंट का मास कितना होता है, 1 ग्राम, कॉपर के एक इक्विवेलेंट का मास कितना होता है, 31.75 ग्राम, सिल्वर का कितना होता है, 108 ग्राम। तो सबके मासेस तो अलग अलग डिपॉजिट हो रहे हैं लेकिन इक्विवेलेंट सेम डिपॉजिट हो रहे हैं। ये बात अगर समझ में आई तो मुझे जल्दी से बताओ कि सर ये बात क्लियरली समझ में आ चुकी है। एक बार फटाफट से देखो, पूरी शिद्दत के साथ लगना है। अगर आप ये मान के चलोगे कि दिस इज, ये मेरे लिए क्या है, मतलब आप अगर 100% अपना दोगे तो सवाल नहीं उठता कि गलती हो जाए, तो अपना 100% देना है। मैं अपना 110% दूंगा इन एवरी क्लास, चाहे वो किसी भी टॉपिक की क्लास हो, बीट फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोई रद्दी टॉपिक भी होगा तो भी हम उसे शिद्दत से पढ़ेंगे क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रवीण बाबू, अगर आपको ये बात समझ में आई तो मेरे भाई जल्दी से मुझे बता दे बेटा कि ये बात तो सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब देखो जरा एक बार, इसका मतलब यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो। इसका मतलब ये हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ले लेना जरा एक बार। एग्जाम्पल में आप प्लीज ध्यान से देखना, एग्जाम्पल में हमारे पास सपोज हमारे पास क्या आ गया, देखो ध्यान से देखना। सपोज 1 फैरड चार्ज इज पास्ड, किसमें से पास किया गया है, इज पास्ड थ्रू, THROUGH, थ्रू किसमें से बच्चे, Al2SO4 होल थ्राइस, दूसरा कॉपर सल्फेट,
तीसरा सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो अब क्या करोगे, अब हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि एल्यूमिनियम में क्या होगा, एल्यूमिनियम प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनेगा, एल्यूमिनियम। हमारे पास कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या बनेगा, बनेगा कॉपर। हमारे पास सिल्वर +1 प्लस इलेक्ट्रॉन मिलके बनेगा सिल्वर। ये इजी पिजी है। अब देखो जरा एक बार यहां से बच्चे, यहां से देखो 3 मोल से 1 मोल बन रहा है, लेकिन इक्विवेलेंस तो बराबर हो जाएंगे। तो यहां से याद रखना है, इक्विवेलेंस ऑफ एल्यूमिनियम will be equal to equivalence of copper will be equal to equivalence of silver, यानी इक्विवेलेंस तो बराबर होंगे, will be equal to 1। एक फैराड पास कर रहे हैं तो एक ही इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। लेकिन मोल्स देखो जरा एक बार, हमारे पास इसके 3 से इसका कितना बनता है, इतना। तो यहां पे अगर मैं इक्विवेलेंस की बात करूं तो इसका 1 बनेगा, इसका भी 1 बनेगा, इसका भी 1 बनेगा। लेकिन अगर मैं मोल्स की बात करूं तो मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स हो जाएंगे इक्विवेलेंस अपॉन एन फैक्टर, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं। तो मोल्स हो जाएंगे 1/3 एल्यूमिनियम के, कॉपर के हो जाएंगे 1/2 और सिल्वर का हो जाएगा 1। तो ये बात समझ में आई। मोल्स और इक्विवेलेंस में याद रखिएगा, मोल्स इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात याद रखिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी और एसेंशियल भी है कि आपको ये पता हो कि कैसे करना है। ये इंपॉर्टेंट भी और एसेंशियल भी है। तो जरा एक बार जोर से बोल डालो कि सर दिमाग में से टन की आवाज आई है। एक बार ध्यान से देखना, दिमाग में से टन की आवाज आई है। समझ गए हो कि नहीं समझे हो प्रवीण बाबू? अब देखो आगे, अभी और आगे बढ़ेंगे, अभी और आगे बढ़ेंगे। प्लीज नोट कीजिएगा, किसके लिए, गैसेस के लिए। किसके लिए बात करेंगे, गैसेस के लिए अगर बात करें तो ध्यान से देखो, मेरे पास क्लोरीन है, चेंजेस इनटू 2Cl। क्लोरीन किस में चेंज हो रहा है, क्लोरीन +2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू 2Cl, उल्टा हो गया, क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही है ना। तो हमारे पास 2Cl माइनस चेंजेस इनटू Cl2 +2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर देखो मेरे पास 4OH माइनस चेंजेस इनटू 2H2O +O2 +4 इलेक्ट्रॉन। मेरे पास क्या है, ध्यान से देखते जाना, 2H +2 इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस इनटू H2। यहां पे क्लोरीन गैस 2 इलेक्ट्रॉन से इवॉल्व होता है 1 मोल। यहां पे देखो जरा एक बार, इसका 1 मोल इवॉल्व होता है 4 इलेक्ट्रॉन से। यहां पर देखो इसका 1 मोल इवॉल्व होता है 2 से। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पे हमारे पास इक्विवेलेंट वॉल्यूम आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। यहां पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि 2 फैरेड से क्या बनेगा, 1 मोल बनेगा। यहां पे देखो हमारे पास हमें साफ साफ दिख रहा है 4 फैरेड से क्या बनेगा, 1 मोल बनेगा। यहां पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि 2 फैरेड से क्या बनेगा, 1 मोल बनेगा। क्लियर है बात बिल्कुल। इसका मतलब जिसके, इसे कहते हैं एन फैक्टर टाइप। ये एन फैक्टर होता है, अगर आपने 11th में पढ़ा है तो एन फैक्टर अगर सेम है तो याद रखना है, एन फैक्टर लिख देता हूं मैं यहां पे, बार बार यूज होगा। एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, यूज्ड पर मोल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। तो हमें दिख रहा है इसका एन फैक्टर 1 है। एक बात और भी याद रखिएगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ये बात मैं आपको एनसीईआरटी के लेवल से ही बता रहा हूं। अभी जरा मुझे सूचित कर देना, मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप मुझे एक बार सूचित जरूर कर देना कि सर बात बिल्कुल क्लियर है, आई हैव अंडरस्टूड।
जी प्रवीण, कितना समझ में आ रहा है ये आपको? कितने परसेंट बताइएगा कि सर इतने परसेंट बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है। क्लियर है? बिल्कुल 100% क्लियर है। अब देखो, अब देखिएगा जरा एक बार, यहां तक कि हमने बातें कर डाली, यहां तक कि हमने फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये हमने कर डाली है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब देखो जरा एक बार, यहां से हमें क्या पता चल रहा है? थिकनेस ऑफ कोटेड लेयर। थिकनेस ऑफ कोटेड लेयर को अपन कैसे पढ़ेंगे? भाई मेरे पास एक, यहां पर देखना, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मुझे उसकी थिकनेस काउंट करनी है। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखना, मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। आप प्लीज नोट करना कि ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास। इस ऑब्जेक्ट की मुझे थिकनेस निकालनी है। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मुझे इसकी थिकनेस निकालनी है। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मुझे इसकी थिकनेस निकालनी है। मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और मुझे इस पे थिकनेस ऑफ कोटेड लेयर निकालनी है। बहुत ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, मुझे इसके ऊपर क्या करना है? गोल्ड प्लेटिंग करनी है। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मुझे इसके ऊपर एक थिकनेस ऑफ कोटेड लेयर निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा? मैंने इसके ऊपर लेयर चढ़ानी शुरू कर दी। मैंने इसके ऊपर लेयर चढ़ानी शुरू कर दी। मैंने मान लिया मैंने इसके ऊपर लेयर चढ़ा दी, मैंने इसके ऊपर लेयर चढ़ा दी। ये क्या आ गया मेरे पास? लेयर आ गया। यस, आप ध्यान से देखो, ये इसके चारों तरफ लेयर आ जाएगी, इसके ऊपर लेयर चढ़ जाएगी, इसके ऊपर लेयर चढ़ जाएगी, इसके ऊपर लेयर चढ़ गई, सामने की तरफ भी लेयर आ जाएगी पूरी। तो थिकनेस ऑफ कोटेड लेयर बताओ जरा एक बार कैसे निकालेंगे? मेरे पास क्या आ गया? मैंने मान लिया थिकनेस, THICKNESS, थिकनेस ऑफ लेयर। थिकनेस ऑफ लेयर मैंने मान लिया मेरे पास कितनी है बच्चे? थिकनेस ऑफ लेयर मैंने मान लिया मेरे पास x है। थिकनेस ऑफ लेयर कितनी है? x सेंटीमीटर है। थिकनेस ऑफ लेयर मेरे पास कितनी है? x सेंटीमीटर है। थिकनेस ऑफ लेयर मेरे पास x सेंटीमीटर है। ये मुझे पता चल गया कि इसकी थिकनेस ऑफ लेयर मुझे ये पता चल चुकी है। थिकनेस ऑफ लेयर अगर मुझे मालूम है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास होता है। मुझे मालूम है कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इस लेयर का? इस लेयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? जो इसका एरिया है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेंगे तो हमारे पास इसका टोटल एरिया, जो भी इसका टोटल एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा मेरे पास? इसका टोटल एरिया, ये क्यूबॉइड है, अगर ये क्यूब होती तो इसका टोटल एरिया कितना आ जाता? ए स्क्वायर। सही बात है ना, 6a स्क्वायर आ जाता, लेकिन ये तो क्यूबॉइड है तो इसका टोटल एरिया कितना आ जाएगा? 2 इंटू टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? 2 इंटू LB इंटू BH प्लस HL, ये आ जाएगा। यहां पे देखो 2, ये वाले आ जाएंगे 2, ये फेस आ जाएंगे 2, सामने वाले आ जाएंगे फेस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहां से हमारे पास टोटल एरिया मैंने इसका मान लिया कितना है मेरे पास? मैंने मान लिया इसका एरिया कितना है? एरिया कवर्ड, जो एरिया कवर्ड है, एरिया मैंने मान लिया A सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने कवर किया है। एरिया मैंने कितना कवर किया है? A सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा? वॉल्यूम मेरे पास आ जाएगा ऑफ मेटल कोटेड, वॉल्यूम ऑफ मेटल, मेटल का वॉल्यूम, मेटल का वॉल्यूम कितना आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा x इंटू एरिया, इतने सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम। अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। तो मेरे पास आ गया मास, मास मतलब W, W इज इक्वल टू आ जाएगा वॉल्यूम यानी x इंटू एरिया इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा E इंटू I इंटू T अपॉन 96500। बताओ मेरे पास ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा? यहां पे A क्या है? A इज द एरिया पॉलिश्ड, जो एरिया हमने पॉलिश किया है। X क्या है मेरे पास? थिकनेस ऑफ लेयर। A क्या है? एरिया पॉलिश्ड। A क्या है? इसका टोटल सरफेस एरिया। ये क्या है मेरे पास? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। और हमारे पास T क्या है? यहाँ पे X क्या है? थिकनेस ऑफ कोटेड लेयर। यानी एरिया को अगर कोटेड लेयर की थिकनेस से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉल्यूम ऑफ लेयर आ जाएगा।
वॉल्यूम ऑफ लेयर को डेंसिटी ऑफ मेटल से मल्टीप्लाई करूंगा तो मास ऑफ मेटल आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W, यानी EIT अपॉन 96500। बिल्कुल सिंपल है ये, जिसे कहते हैं ना इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। यहां से देखो, कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट इतने सेंटीमीटर थिक लेयर, तो हमें x पता चल गया, ऑफ सिल्वर ऑफ डेंसिटी हमें D दे दिया है, ऑन दी सरफेस ऑफ ये हमें दे दिया गया है। ध्यान से देखना, ये हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ इतना, सरफेस एरिया ये स्क्वायर में पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है एरिया। बाय पासिंग हमें एरिया पता है, ए हमें पता है, तो हमारे पास ए हमें मालूम है कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास थिकनेस कितनी दी गई है, हमें थिकनेस मतलब एक्स हमें दिया गया 2 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। हमारे पास डेंसिटी कितनी दी गई है 1.05 ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें दिया गया है। तो यहां से देखो जरा एक बार, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, हमारे पास आ जाएगा, किसके लिए दे रखा है ये भी देख लेते हैं, सिल्वर के लिए। सिल्वर के लिए दे रखा है तो लगा दो जरा फॉर्मूला, मेरे साथ साथ लगाएंगे फॉर्मूला, आप लगाइए फॉर्मूला, कितना आ जाएगा 100 इंटू 2 इंटू 10⁻³ इंटू डेंसिटी 1.05 इज इक्वल टू ई। सिल्वर के लिए ई कितना होता है बताओ जरा एक बार, सिल्वर के लिए ई की वैल्यू कितनी होती है 108, सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है तो 108। आई दे रखा है हमें कितना है 10 इंटू टी हमसे पूछा है अपॉन 96500। निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, जल्दी से मुझे करके बताओ इसमें आंसर क्या आता है, यहां से फटाफट से देखकर बताना है इसमें आंसर क्या आएगा जी। टी की वैल्यू निकाल के बताना है, और अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछिएगा, मैं दोबारा से आपको बताने में मुझे दूर दूर तक कोई दिक्कत परेशानी शक या सुबह है ही नहीं। आप एक बार ध्यान से देखिएगा, थिकनेस ऑफ कोटेड लेयर आपसे पूछी जाएगी कि बताइए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थिकनेस ऑफ कोटेड लेयर निकालने का तरीका क्या होना चाहिए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो थिकनेस ऑफ कोटेड लेयर आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। मैं वेट कर रहा हूं आपका, टी की वैल्यू निकाल के बताइए मुझे क्या आएगी, मैच करेगा सीधे इनमें से एक, कोई भी टी पूछा है आपसे तो टी बताइएगा जरा एक बार क्या हो जाएगा। सरफेस एरिया दिया जाएगा आपको, ए सरफेस एरिया है, अगर थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया को तो वॉल्यूम ऑफ लेयर आ जाएगा, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ लेयर आ जाएगा, मास ऑफ लेयर इज इक्वल टू EIT अपॉन 96500। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा। बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलिए टी की वैल्यू कितनी आ रही है, व्हाट इज कमिंग हियर। टी की वैल्यू बताना है आपने क्या आएगी, टी की वैल्यू बताना है यहां से क्या आएगी। आई एम वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग, आई एम वेटिंग, फटाफट से। सी, तो सी इज द राइट आंसर, बस 18.7 सेकेंड, तो निकाल लीजिएगा, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। देखो समझ गए ना कैसे करना है, यानी सेम ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के दिया गया है। भाई हमें एरिया पता चल जाए, हमें थिकनेस पता चल जाए तो वॉल्यूम आ गया, एरिया इंटू थिकनेस इज इक्वल टू वॉल्यूम, डेंसिटी पता चल जाए तो मास आ गया, इज इक्वल टू मास का मतलब W इज इक्वल टू EIT अपॉन 96500, फिनिश्ड। तो चलिए एक और क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है ये, 6 एम्पियर करंट 75% efficiency is passed through a cell for 6 hours, 6 घंटे के लिए। Z हमें दिया गया सीधे सीधे, ये रहा। अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड बताइए क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड क्या हो जाएगा। गलती मत करना, गलती नहीं करनी है। 75% एफिशिएंसी है, मतलब अगर 100 एम्पियर पास करेंगे तो 75 एम्पियर जाएगा, 25 वेस्ट हो जाएगा। 6 एम्पियर पास कर रहे हैं तो 6 का 75% लगा लेना आप जरा एक बार, तो लगभग 4 आएगा, शायद नहीं ज्यादा आएगा, 4.5 आएगा। 6 का 75% 4.5 आएगा, तो 4.5 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं हम 6 घंटे के लिए। जी की वैल्यू हमें दी गई है, तो अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट हमसे पूछा गया है, तो अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड।
देखते हैं जी आपने क्या जवाब दिया है। सी, इसका भी जवाब आप सी ही दे रहे हैं। चलिए चेक कर लेते हैं भाई। देखो मुझे आंसर मालूम होता तो बात क्या थी। ये तो मेरा डाउट है, प्रवीण से मैंने अपने डाउट सॉल्व करवाता हूं मैं क्लास के अंदर। तो हमारे पास करंट एफिशिएंसी, हमें पता है एफिशिएंसी हमेशा याद रखना है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आ जाती है एक्चुअल करंट, आई एक्चुअल अपॉन आई थ्योरेटिकल, I theoretical into 100 दिस इज करंट एफिशिएंसी। तो ये करंट एफिशिएंसी हमें कितनी दी है 75 इज इक्वल टू आई एक्चुअल अपॉन आई थ्योरेटिकल कितना है 6 इंटू 100। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा आई एक्चुअल इज इक्वल टू आ जाएगा 4.5 एम्पियर, 4.5 एम्पियर आ गया। तो अब यूज करोगे आप, हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू Z इंटू आई एक्चुअल इंटू टी अपॉन 96500। तो Z की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है, Z की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू आई भी दे रखा है कितना है 4.5 इंटू टी हमें दे रखा है 6 घंटे। तो 6 इंटू 60 सेकेंड लगा लोगे अपॉन 96500। दिस इज द आंसर, यही आंसर है। तो ये कितना आ जाएगा मैं आपको रफली बता देता हूं, 2 0 से 2 0 उड़ा दोगे तो यहां से हमारे पास 965 आ गया, 965 आ गया 36 से इसे उड़ा दो जरा एक बार, तो कितना आ जाएगा ये, यहां से देखिएगा 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 18, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते ही कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा भाई 16 एंड दिस, तो ये 18 आ गया। 18 से आपने इसे उड़ा दिया तो हमारे पास, चलिए तो 18 अभी तो और भी बाकी है, और यहाँ पे कितना है अभी हमारे पास 666, तो 666 से इसे उड़ाएंगे तो 6 36, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 216। तो जो भी वैल्यू आ रही है आप देख लेना जरा एक बार, जो भी वैल्यू आ रही है, तो यही आंसर है। मुझे आंसर मालूम नहीं है जो भी आएगा, बट एवरेज तो निकाल ही सकते हैं अपन। तो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ द मेटल डिपॉजिटेड कितना आ जाएगा बच्चे, अभी भी हम कुछ गड़बड़ तो कर ही रहे हैं, 6 घंटे के लिए है ना, ठीक है। तो चलिए निकाल ही लेते हैं इसे, इतना क्यों वेस्ट करें। तो ये आ जाएगा 18 इंटू, यहां से आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁻⁴ इंटू 6 इंटू 6 अपॉन, नीचे आ जाएगा 965 ओनली। तो ये वैल्यू देखो जरा एक बार, मैं 6 से इसे उड़ा के देखता हूं पहले, तो 96, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास 16 पॉइंट कितना 160, तो ये आ जाएगा मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 161 के आसपास, 161 मेरे पास आ चुका है, 161 आ गया। फिर आपने 161 को इससे उड़ा दिया तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 6 12 18, तो यहां से इससे इसे उड़ा लेते हैं, 2 से इसे उड़ा दो ये आ जाएगा मेरे पास कितना 9, इसे भी 2 से उड़ा दो ये आ जाएगा लगभग 80.5 आ जाएगा। तो यहां से देखो इससे इसे उड़ा दो तो 9 ही आ जाएगा, सीधे 9 लगभग आ रहा है। तो यहां से हमारे पास कितना आ रहा है 36 इंटू 10⁻⁴, कुछ तो भी गड़बड़ है भाई, कुछ तो भी गड़बड़ है, ठीक है ना। आंसर इसमें से कोई भी नहीं आ रहा है तो चेक कर लीजिएगा, जो भी आएगा वही आंसर है, यहां से जो भी आएगा वही आंसर है। इनमें से कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा जहां तक मुझे दिख रहा है, अगर हमने सही किया है तो इनमें से कोई भी। सर ये पहले का है, ये पहले का है मतलब 75% डिपॉजिटेड, तो कितने ग्राम मेटल, द अमाउंट ऑफ द मेटल डिपॉजिटेड, तो 6 एम्पियर करंट हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक है 6 एम्पियर हमने करंट पास किया है विद 75% एफिशिएंसी, तो 4.5 एम्पियर करंट रह गया हमारे पास इस पास थ्रू 6 आवर्स, ठीक है। तो आप निकाल लीजिएगा जो भी है, ठीक है ना, निकाल लेना, इसे कैलकुलेशन आपका हिस्सा है। अब हम जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या है, 4 समथिंग जो भी वैल्यू आ रही है निकाल लीजिएगा एक बार। तो एक बार इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की तरफ मूव करते हैं, चलिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की तरफ मूव करते हैं। देखो हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास सबसे पहले क्या होते हैं कंडक्टर्स,
हमारे पास क्या होते हैं, एक होते हैं जो कंडक्टर्स होते हैं, एक तो हमारे पास क्या होते हैं, यहां पर देखिएगा जो हमारे पास कंडक्टर्स हैं, जो हमारे पास क्या है कंडक्टर्स हैं, वो दो तरह के होते हैं। मैंने आपको बताया दो तरह के होते हैं कंडक्टर, एक तो होते हैं मेटालिक, एक तो क्या हो जाते हैं हमारे पास मेटालिक कंडक्टर, एक तो हमारे पास क्या आ जाते हैं बेटा मेटालिक कंडक्टर्स आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं मेटालिक कंडक्टर्स, और दूसरे आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, दूसरे क्या आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या करते हैं, यहां पे देखिएगा यहां पर क्या होता है कंडक्टेंस विल बी ड्यू टू, इन्हें क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, इन्हें क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स बोला जाता है, क्या बोलते हैं इन्हें इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। इन्हें क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड आयोनिक कंडक्टर्स, क्या बोलते हैं आयनिक कंडक्टर्स बोलते हैं, ये क्या होते हैं आयनिक कंडक्टर्स होते हैं। यहां पर जरा ध्यान देना, आप इन दोनों बातों पे आपने स्पेशल अटेंशन देनी है, तभी बात में मजा आएगा। तो यहां पर हमें ये तो पता चल चुका है कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और दूसरा हमारे पास क्या है आयनिक कंडक्टर। ये जो इनमें क्या हो जाता है बच्चे, सबसे पहले ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है ना, ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव, ये मोल भी लिख दिया था मैंने, इसे मूव लिख लीजिएगा, ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव। दूसरी बात याद रखना है नो मास ट्रांसफर, कोई भी मास ट्रांसफर नहीं होता है, नो मास ट्रांसफर, कोई भी मास ट्रांसफर नहीं होता है, नो मास ट्रांसफर। दूसरी बात याद रखिएगा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ कंडक्टेंस क्या हो जाएगी कम होती चली जाएगी, क्यों, ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हर्डल पैदा करेंगे। दूसरे में आ जाइए रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, दूसरे में यहां पे क्या हो जाता है आयंस आर चार्ज कैरियर्स, आयंस क्या होते हैं आर चार्ज कैरियर्स, आयंस क्या होते हैं चार्ज कैरियर होते हैं, आयंस आर चार्ज कैरियर्स, आयंस आर चार्ज कैरियर्स। दूसरे में क्या होता है नेट केमिकल चेंज, नेट केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, चेंज, नेट केमिकल चेंज अकर्स, सारा केमिकल चेंज अकर कर जाएगा। और तीसरा हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये बातें याद रखनी है आपने, ये क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार यहाँ पे, मेटालिक कंडक्टर में जैसे सोडियम है, जैसे सिल्वर है, जैसे कॉपर है, जैसे यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में जैसे KCl है, NaCl है, K2SO4 वगैरह वगैरह है, ये क्या है ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स है। तो इसके बारे में भी अपन बात करेंगे और इसके बारे में भी बात करेंगे अगली क्लास में। मतलब यहां तक की सारी बातें हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हमारे पास लास्ट सेगमेंट बाकी है जिसका नाम है कंडक्टेंसेस ऑफ सॉल्यूशंस। फिर मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा बैटरीज, कोरोजन, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 1 या 2 दिन प्रैक्टिस भी कराऊंगा इसकी मैं आपको, ठीक है, ठीक है ना बेटा, क्लियर है बात बिल्कुल। 4 समथिंग जो भी आ रहा है कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो चलिए अब आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है, टाइम का पता ही नहीं चलता, 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट कैसे बीत गए आई कुडंट इवन रियलाइज, बट चलो कोई बात नहीं। तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तो जरा एक बार बाय बोल देते हैं एक दूसरे को, ठीक है प्रवीण। तो कल फिर मुलाकात होती है। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आए तो बेटा 2 बार 10 बार 15 बार पूछिएगा। रैंक प्लस पे जब हम बार बार आपसे बोलते हैं कि ये चीज आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगी, ऑनलाइन में ऑफलाइन का मजा आएगा, तो इसका मतलब है वी मीन इट, हम इसको बच्चों सोच समझ के बोल रहे हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच। चलिए टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।